जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इससे पहले हम वर्ब को, क्रिया को हम हिंदी में पढ़ चुके हैं। अब हम क्रिया को इंग्लिश में पढ़ रहे हैं। क्रिया, व्हाट इज वर्ब एंड टाइप्स ऑफ वर्ब। ठीक है। सो अ वर्ब इज अ वर्ड दैट डिनोट्स बीइंग और हैविंग और डूइंग और एन एक्शन इन एनी फॉर्म। मतलब क्रिया वह होती है जिसे किसी कार्य के होने का पता चलता है। जैसे द मैन इज ऑनेस्ट, I have a sharp knife. The boy kicks the ball. The moon looks bright. तो इस तरीके से इसमें क्या हो रहा है, इसमें बीइंग वर्ब है, इसमें हैविंग वर्ब है, इसमें डूइंग वर्ब है, इसमें एक्शन वर्ब है। तो इस तरीके से क्रिया की इससे पता चलता है कि इसमें कुछ कार्य हो रहा है। तो कार्य का होना या प्रगति पर होना क्रिया कहलाता है। The verb is a word that tells about the action being done by the person and animal. एग्जाम्पल क्या है? कार्य दो ही आदमी कर सकते हैं, पर्सन कर सकते हैं, नहीं तो एनिमल कर सकते। क्यों? सजीव ही कार्य कर सकते हैं, निर्जीव कार्य कैसे करेंगे? निर्जीव से हम काम लेते हैं, निर्जीव कार्य नहीं करता, कार्य हम करते हैं। He writes, वह लिखता है। She works, वो काम करती है। तो इसमें क्या हो गया? राइट्स और वर्क्स जो है ये वर्ब हो गया। तो वर्ब्स जो है, वर्ब टेल्स अस, क्या क्या बताते हैं? व्यक्ति या वस्तु की स्थिति को। कई बार व्यक्ति के पोजीशन को जो बताया जाता है वो पोजीशन भी वर्ब होता है। जैसे दिस पेन इज यूजलेस, यह पेन बेकार है। इसमें कहीं साफ साफ क्रिया नहीं दिख रही है, इसमें क्या क्रिया दिख रही है? व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध पता चला, और जब स्थिति का बोध पता चलेगा तो वो भी एक क्रिया है। और इसीलिए यहाँ पर इज आया है। द पेन इज यूजलेस, व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हो रहा है। व्हाट इज डन और टू बी डन विद द पर्सन और थिंग। द स्टिक इज ब्रोकन, छड़ी टूटी हुई है। फूड इज ईटन, खाना खाया जाता है। तो इसमें क्या हो रहा है? व्यक्ति या वस्तु के साथ जो कुछ हो रहा है उस एक्टिविटी को भी क्रिया कहते हैं। व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं वो तो क्रिया है ही। बट पर्सन और थिंग डस, दैट इज अ वर्ब। ही राइट्स, वह लिखते हैं, ये क्रिया है, लिखना क्रिया है। नवेंदु प्लेस, नवेंदु खेलते हैं, खेलना एक क्रिया है। तो इस तरीके से जिस किसी भी सेंटेंस में वस्तु या वस्तु की स्थिति का बोध होता हो, व्यक्ति या वस्तु के साथ क्या हो रहा हो का बोध होता हो, व्यक्ति या वस्तु क्या कर रहे हैं का बोध हो रहा हो, उसको हम क्रिया कहते हैं। इसके पहले कि मैं बहुत लंबी चौड़ी क्रिया की ये भेद बता दूं, टाइप बता दूं और आप कंफ्यूज हो जाए, मैं आपको बता दूं यहाँ पर हम सिर्फ दो ही तरह का वर्ब का बात कर रहे हैं। एक प्रिंसिपल वर्ब और एक सहायक क्रिया। एक एक्जुलरीज वर्ब एंड एक प्रिंसिपल वर्ब। प्रधान क्रिया, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। जो प्रधान क्रिया है, जो प्रिंसिपल वर्ब है, वो ट्रांजिटिव भी हो सकता है, सकर्मक हो सकता है, पढ़े हैं पिछले लेसन में। और इंट्रांजिटिव भी हो सकता है, अकर्मक भी हो सकता है। तो थोड़ा थोड़ा इनके बारे में तो जान ही लेना चाहिए। मेन वर्ब जिसको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, दे शो द रियल एक्शन। जैसे ही थ्रू अ स्टोन एट द कार, यहां पर क्या हो रहा है? कार पर उन्होंने पत्थर फेंका। तो जो फेंका जो है, थ्रू जो है, ये एक रियल एक्शन हो रहा है, मेन एक्शन हो रहा है। उसके बाद से लिंकिंग वर्ब्स, दे लिंक द सब्जेक्ट विद ए नाउन और एन एडजेक्टिव। इसमें माय मदर इज ए डॉक्टर, तो यहां पर डॉक्टर प्रैक्टिकली एक एडजेक्टिव है और माय मदर इज ए नाउन है। और इन दोनों में क्या संबंध है? उसको इज से जोड़ रहे हैं। तो ये यहाँ पर लिंकिंग वर्ब हो गया इज। और जब एक्सिलरीज वर्ब की बात आए, दे टेल अस अबाउट द टेंस एंड वॉइस ऑफ मेन वर्ब। नॉर्मली मेन वर्ब की ये हेल्पिंग होती है, सहायक होती है। जहां मेन वर्ब होगा उसके साथ कोई ना कोई एक्सिलरीज वर्ब आ जाती है, उसकी सहायक क्रिया आ जाती है। इसको हम और आराम से हम समझते हैं। यहाँ पर थोड़ा ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के हम डिफरेंसेस समझ लेते हैं। He reads a book, यहां पर देखिए ये कर्म है और ऑब्जेक्ट है ये।
तो जहां पर भी ऑब्जेक्ट हो गया ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। देखिए रीड्स, सिंग्स, क्या सिंग्स अ बुक, रीड्स अ बुक, तो बुक यहां पर कर्म हो गया। तो जब बुक यहां पर कर्म हो गया तो रीड्स क्या हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। यहाँ पर सॉन्ग जो है कर्म हो गया, तो सिंग्स जो है ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। रेड्स, सिंग्स, प्ले, प्लाउ, टेक, राइट्स, बॉट, ये सब ट्रांजिटिव वर्ब है बिकॉज दे आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट्स। जस्ट यू सी, रामू राइट्स अ लेटर, Ramu writes is not enough, it is incomplete sentence. So what is the complete? Ramu writes a letter, so this is the complete. So when noun follows a object, then it is a transitive verb. Sorry, when verb follows an object, then it is a transitive verb. When there is no object, that means verb without object, that is intransitive verb. She comes, वह आती है, क्या आती है, अरे क्या क्या आती है, इसका कोई आंसर नहीं है, बस आती है। और चूंकि कोई आंसर नहीं है इसलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया, अकर्मक क्रिया हो गया। ही गोज, वह जाता है, क्या जाता है, अरे क्या क्या जाता है, वो जा रहा है। वी प्ले, यहां पर देखिए, यहां पर वी प्ले क्रिकेट है, तो जब वी प्ले क्रिकेट होगा तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होगा। और जब सिंपली वी प्ले है, यहां पर ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इंट्रांजिटिव को यहां पर शो कर रहा है। स्लिप में है वो शो होगा, स्टे में हो जाएगा। तो इस तरीके से इंट्रांजिटिव वर्ब में कोई वर्ब नहीं होता और ट्रांजिटिव वर्ब में वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और इंट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता। अब यहां से कुछ आपके लिए प्रैक्टिस है। देखिए ऐसा है, इससे पहले ही हम बता चुके हैं कि वर्ब इतना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट में कि बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस बन सकता है, बिना एडजेक्टिव का सेंटेंस बन सकता है, बिना एडवर्ब का सेंटेंस बन सकता है। पार्ट्स ऑफ ए स्पीच में जितने होते हैं उनके किसी न किसी एक के बिना सेंटेंस बन सकता है। वर्ब के बिना सेंटेंस बन ही नहीं सकता। अगर वर्ब ही नहीं है तो सेंटेंस कहां से बनेगा, पर्पस ही फुल डिफीट हो जाता है। वर्ब का पर्पस, सेंटेंस का पर्पस है कि कुछ ना कुछ एक्शन हो रहा है उसको बताना है। जब वर्ब ही नहीं होगा तो सेंटेंस कहां से होगा। तो इसलिए वर्ब को जानना बहुत जरूरी है। और जब वर्ब को जानना जरूरी है तो अगर आप हिंदी में जानते हैं तो उसके वर्ड इंग्लिश में उसका मीनिंग जानना जरूरी है। अगर सिंपली आप लिखेंगे अराइज, ये देखिए फर्स्ट अराइज, उठो, ये कंप्लीट सेंटेंस हो गया जी। अपने बच्चों को, अपने से छोटों को बोले अराइज, वेकअप, देखिए अवेक है, नहीं तो वेकअप, उठ जाओ, कम, इधर आओ, वो उधर जाओ। कहने का मतलब ये है कि बिना किसी चीज के सिर्फ और सिर्फ वर्ब से भी सेंटेंस बन सकता है। इसलिए वर्ब के मीनिंग को जानना भी जरूरी है। और चूंकि टेंस हम पढ़ेंगे तो उसमें पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर के पढ़ेंगे हम, तो इसलिए उसमें इसके सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को जानना भी जरूरी है। सो आपसे क्या एक्सपेक्ट किया जाता है कि इसमें जितने ऐसे इसमें मैंने सिर्फ कुछ ही डाले हैं। आपको वर्ब का 500 का लिस्ट तैयार करना है, अपने से 500 वर्ब का लिस्ट तैयार कीजिए। 5-5, 10-10 याद कीजिए रोज। 500 एक दिन ना याद करें, 5-5 भी अगर याद करें, 10-10 भी अगर याद करें, 20-20 भी अगर याद करें, याद हो जाता है। तो इसमें से कुछ हमने दिया है। आस्क का आता है, आस्क मीन्स पूछना, और उसमें ईडी लगा देने से आस्क्ड आस्क्ड हो जाता है। जो रेगुलर वर्ब होते हैं उनमें ईडी लगा देते हैं तो सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। ये सेकेंड वर्ब और थर्ड वर्ब क्या होता है इसको हम जब ट्रांसलेशन पढ़ेंगे उसमें विशेष रूप से बताएंगे। ये देखिए अप्लाइड है और इसमें ईडी लगा दिए, अप्लाइड हो गया। एक्यूज है और यहाँ पर एक्यूज लगा दिए। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन इसका मीनिंग, ये प्रोनाउंसिएशन है। ये प्रोनाउंसिएशन हमने इसलिए दिया है क्योंकि आपको इसको प्रोनाउंस करने में, उच्चारण करने में आसानी हो। वैसे आप समझदार हैं, आपको ये पढ़ना आता है, और थोड़े बहुत प्रोनाउंसिएशन तो जगह के अनुसार, व्यक्ति के अनुसार वैरी भी करते हैं। सो डजंट मैटर।
सो आप ये वर्ड और ये उसका मीनिंग, ये दो आपको सबसे पहले याद करना है। जब ये दो याद कर लेंगे तो ये सेकेंड वर्ब और थर्ड के लिए बनाने का कुछ रूल होता है, वो रूल हम आपको बता देंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा। जितने ईडी वाले हैं उनको तो याद ही नहीं करना है, और कुछ इरेगुलर होते हैं जैसे अराइज, एरोज, अराइजन, तो जो इरेगुलर होते हैं उस इरेगुलर को हम थोड़ा सा याद करेंगे, बाकी जो रेगुलर है उनको याद करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, अलाउ, अलाउड, अलाउड, अपीयर, अपीयर्ड, अपीयर्ड, एग्जाम में अपीयर होते हैं ना, तो वही है ये अपीयर। अनाउंस, गवर्नमेंट अनाउंस करती रहती है, तो अनाउंस, अनाउंस्ड, अनाउंस्ड, तो इसमें मोस्टली ईडी लगा करके और सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बनाया जाता है, इसलिए ये बहुत आसान है। बस आपको ये फर्स्ट और ये थर्ड, इसमें से बहुत आपको याद भी होंगे, फिर भी प्रैक्टिस तो आपको करनी है। इसी तरीके से यहाँ पर ब्रिंग, बिल्ट, बर्न, बाय, बियर, बेक, ब्लेस, बॉयल, बीट, बात, ये सब है, इनको भी आपको याद करना है। तो इस तरीके से इसमें इलिस्ट्रेटिव व्यू से मैंने सिर्फ कुछ ही शब्द को डाला है। आपको 500 वर्ड का लिस्ट बनाना है और उनके वर्ड मीनिंग याद कर लेने हैं, लिख करके याद करने हैं, सो दैट लिखने से स्पेलिंग एरर जो है वो रूल आउट हो जाएगा। स्पेलिंग का भी बहुत महत्व है, जैसे हिंदी में प में छोटी ई पिता, पिता, प में छोटी ई पिता मीन्स फादर, और प में बड़ी ई और पीता मीन्स पीना, पानी पीना, चाहे दारू पीना, चाहे दूध पीना। तो इस तरीके से जो शब्द आपको हिंदी में मिलेंगे उनको इंग्लिश में, और जो इंग्लिश में मिल रहे हैं उनको हिंदी में। अपनी क्यूरियोसिटी को बढ़ाना है। मैं टीवी देख रहा हूं, तो इसका इंग्लिश क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, वॉच होना चाहिए, व्यू होना चाहिए। ये हमारी क्यूरियोसिटी का मैटर है, और जितना हमारे अंदर क्यूरियोसिटी होगा उतना ही हम जल्दी सीखेंगे इस चीजों को। सो प्लीज कीप ऑन रिवाइजिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।